नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। अगले 1 घंटे तक मैं आपके साथ रहूंगा और आज की ताजी खबरें और उससे जुड़ी अपडेट बताता रहूंगा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी रिपोर्ट के साथ। एक और दिन और एक और इंतजार बीत गया। 200 घंटे की लक्ष्मण रेखा भी पार हो गई। पिछले 10 दिनों से सुरंग के भीतर से मजदूरों के निकालने का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज हम मजदूरों को निकालने के 5 प्लान की स्टेटस रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। वो स्टेटस रिपोर्ट जो कैमरे पर मौजूद है, ताकि आप समझ पाएं कि मजदूर किस हिस्से में हैं और उन्हें कहां से निकालने की कोशिश हो रही है। एबीपी न्यूज के 3 रिपोर्टर सुरंग के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, जहां से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे साथ देखिए सीधे उत्तरकाशी से ऑपरेशन टनल पर यह स्पेशल रिपोर्ट। ये सर वो गब्बर सिंह नेगी हमारे फोरमैन, और वो पीछे सर वो जो कमर पे हाथ रखा वो सुशील है सर, हेड ऑपरेटर। ये पाइप ऐसा है कि इसके अंदर क्रॉल होकर के, यानी कि रेंगते हुए, जैसा कि हम देखते हैं कि रेंगते हुए जो है निकला जाता है पाइप्स के बीच में से। कुछ उस तरीके से जो मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा। एबीपी न्यूज़ उस सुरंग तक पहुंच गया है। उसके भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। बड़कोट की ओर की तरफ से मैं यहां इस सुरंग में खड़ा हूं। ऑपरेशन टनल किस स्टेज में है? फंसे हुए मजदूरों के हम कितने नजदीक पहुंचे हैं? अभी और कितना वक्त लग सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब से पहले आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को देखिए। सुरंग के बिल्कुल बीचों बीच मलबे का ढेर है। 1 इंच की जगह भी नहीं दिखाई दे रही, और इसी मलबे के उस पार देश के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इसी मलबे के पार जाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। लगातार जो एक्सपर्ट हैं, उनकी जो टीम्स हैं, वो पहुंच रही है उत्तरकाशी में। और फिलहाल देखिए चॉपर की भी मदद ली जा रही है। जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनको लाने के लिए यहाँ पर चॉपर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा टनल साइड से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये जो है हेलीपैड बनाया गया है, टेम्परेरी हेलीपैड बनाया गया। देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी के एक छोटे से हिस्से पर ये हेलीपैड बनाया गया है, और यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाया जा रहा है और गाड़ियों से टनल तक पहुँचाया जा रहा है। और यहाँ विदेश से सिर्फ एक्सपर्ट नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि विदेशी मशीनों की मदद भी ली जा रही है। सुरंग के हर कोने से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑपरेशन टनल को टकटकी लगाए देख रहे देशवासियों के मन में सवाल है कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो कोई खुशखबरी क्यों नहीं आ रही? तो खुशखबरी आई है। मजदूरों के बाहर निकलने से जुड़ी कुछ उम्मीदें सामने आई हैं। आज का दिन 21 नवंबर इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 नवंबर को जो श्रमिक थे, जो 41 थे, वो इसमें फंसे थे। लेकिन उनकी जो पहली अच्छी झलक आज सुबह करीबन 4 बजे सामने आई है। यानी कि दिन की शुरुआत ही जो हुई है वो एक अच्छी खबर से हुई है। हम बारी बारी आपको वो उम्मीद दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद मजदूरों के जल्द बाहर आने का भरोसा बढ़ गया है। पहली उम्मीद, ऑपरेशन टनल की पहली उम्मीद बनकर सामने आई हैं ये तस्वीरें। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और
कैमरे पे पता चल जाना चाहिए, हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। अब यही उम्मीद है कि कम से कम ये चीज़ अभी हुआ तो अब 1-2 दिन में शायद ये लोग भी बाहर निकल जाएंगे। पूरी उम्मीद है। एक सफलता जो हम लोग को चाहिए था वो शायद अब चंद ही घंटों के अंदर अंदर हम लोग को मिल जाएगी। तसल्ली मिली कि शायद यही लोग है, अब अंदर में सब ठीक है, सकुशल है। पहली बार जब सुरंग में फंसे मजदूरों की तस्वीरें सामने आई तो सिर्फ परिवार के ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का चेहरा खुशी से खिल उठा। स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। एक बार कैमरे पे सभी लोगों को दिखाओ। उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए, हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। एक एक करके 41 फंसे हुए मजदूरों में से कुल 12 लोग कैमरे पर दिखाई देते हैं। पहली बार ये तस्वीरें बता रही थी कि हालात इतने नहीं बिगड़े हैं। सुरंग में मौजूद हमारे मजदूर फौलादी जज्बों वाले हैं। उन्होंने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा है। 10वें दिन भी वो धैर्य के साथ बचाव की कोशिशों में साथ दे रहे हैं। नाम नहीं पता। 20 साल। ये कौन है? ये विश्वजीत है सर। उसके बगल वाला थोड़ी नीचे ये नवदुर्गा का आदमी है। नंबर पर पता है, नंबर ये नवदुर्गा का। मजदूरों के कुछ परिवार वालों ने भी 6 इंच के पाइप के जरिए बातचीत की। कल्पना कीजिए कितना सुकून पहुंचाने वाला होगा वो लम्हा जब परिवार वालों को सलामती की खबर किसी दूसरे से नहीं बल्कि उसी आवाज के जरिए मिली होगी जो सुरंग के भीतर मौजूद है। दूसरी उम्मीद। टीवी स्क्रीन पर आपको ट्रक पर लदे हुए कुछ पाइप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई आम पाइप नहीं है, ये वो पाइप हैं जो सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने का जरिया बन सकते हैं। ये वो पाइप हैं जो ऑपरेशन टनल की दूसरी उम्मीद बन चुके हैं। दरअसल मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे तेज गति से सुरंग के मुख्य दरवाजे से ही चल रहा है। बारी बारी ऐसे पाइप टनल के भीतर ड्रिल किए जा रहे हैं। वो देखिए वो पाइप्स वहाँ पर पहुँच गए हैं, वो ट्रक वहाँ पर पहुँच गया है और अब वो क्रेन एक एक करके जो है इन पाइप्स को निकालेगी और अंदर ले जाएगी। इस तरीके के 10 पाइप्स को जो है कनेक्ट किया जाएगा कम से कम, जिससे कि वो मजदूरों तक पहुंच सके। और एक पाइप को उतारा जाता है, उसको फिर अंदर भेजा जाता है, उसको वेल्डिंग करके एक जो है टनल सी बनाई जा रही है, एक पैरेलल छोटी टनल। और ये पाइप ऐसा है कि इसके अंदर क्रॉल होकर के, यानी कि रेंगते हुए, जैसा कि हम देखते हैं कि रेंगते हुए जो है निकला जाता है पाइप्स के बीच में से, कुछ उस तरीके से जो मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा। अब अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस पाइप को देखिए जो सुरंग के भीतर ले जाया गया है। ऐसे 4 पाइप पहले ही सुरंग के भीतर ड्रिल किए जा चुके हैं। ये 5वां पाइप है जिसे ड्रिलिंग के जरिए फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी उम्मीद। ऑपरेशन टनल की तीसरी उम्मीद बनकर सामने आई हैं ये तस्वीरें। ये उसी सुरंग की तस्वीर है जिसके भीतर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। ये उत्तरकाशी वाली टनल का दूसरा छोर है जो बटकोट की तरफ खुलता है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी बटकोट वाले छोर से सुरंग के भीतर दाखिल हुए। संजय त्रिपाठी बता रहे हैं कि कैसे दूसरे छोर की तरफ से भी ड्रिलिंग की कोशिश शुरू हो चुकी है। एबीपी न्यूज़ उस सुरंग तक पहुंच गया है, उसके भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। बड़कोट की ओर की तरफ से मैं यहां इस सुरंग में खड़ा हूं और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत ये पूरी सुरंग बनाई गई है जिसकी लगभग लंबाई 4.5 किलोमीटर है। बड़कोट से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा तक सुरंग बनाई जा चुकी है और आप देख सकते हैं आगे तक, जहाँ तक देखेंगे आपको ये टनल नज़र आएगी जिस पर रेल की पटरियाँ बिछाने का काम बाद में होगा
जब ये टनल पूरी तरह बन जाएगी। अभी 41 मजदूर उसी सुरंग में फंस गए हैं जहां पर ये रेल लाइन बनाने का काम जारी है। बड़कोट जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां से भी एक पैरेलल टनल बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। ब्लास्ट से इस सुरंग के आगे का रास्ता बनाया जाएगा जिससे उन 41 श्रमिकों तक पहुंचा जा सके। संजय त्रिपाठी बड़कोट की तरफ से सुरंग के भीतर सुबह के वक्त दाखिल हुए थे और उस वक्त टनल में ब्लास्ट करने की तैयारी हो रही थी, यानी कि मुख्य छोर और सुरंग के दूसरे छोर से रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड में शुरू हो चुका है। ब्लास्ट हो गया मुकुंद जी, हो गया ब्लास्ट हो गया। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं। सबसे पहली शंका ये कि सुरंग के भीतर मजदूर जो हैं उनके पास कोई बिस्तर नहीं है, गर्म कपड़े नहीं हैं और वहां तो इतनी ठंड पड़ रही है, तो अंदर सुरंग के भीतर मजदूरों का क्या हाल होगा। हम इन सब का जवाब भी आपके लिए लेकर आए। अभी हम लोग जब 6 इंच का पाइप डाले थे तो उस समय हम लोग वी आर ऑल्सो एग्जामिनिंग कि कैन वी सेंड सम स्मॉल वार्म, जो ओढ़ने के लिए चादर टाइप शॉल टाइप होती है। बट जहाँ तक हमारी जानकारी, जब वो ट्रैप दोनों तरफ से होते हैं तो अंदर सर्दी नहीं होती, गर्मी होती है। इवन टनल में जो नॉर्मल इस साइड काम करते हैं तो थोड़ा सा गर्म माहौल रहता है, बाहर आके आपको सर्दी लगती है टनल के। और अब बात करते हैं ऑपरेशनल टनल की उस चौथी उम्मीद की जिसने मजदूरों के जल्द बाहर आने की रोशनी को और तेज कर दिया है। प्लास्टिक की इस 1 लीटर बोतल को देखिए जिसमें गर्म खिचड़ी भरी जा रही है। ये तस्वीर ऑपरेशन टनल की चौथी उम्मीद बन चुकी है। ये कोई आम बोतल नहीं है, ये वो निवाला है जो 9 दिन बाद 41 मजदूरों के पेट तक पहुंचा। सुरंग के भीतर पानी और बिजली तो मौजूद था लेकिन अन्न का दाना नहीं। 9 दिन से मजदूरों को सूखे मेवे और मुरमुरा दिया जा रहा था, लेकिन सोमवार को जब रेस्क्यू टीम 6 इंच मोटा पाइप डालने में सफल हुई तो मजदूरों को खाना पहुंचाने का रास्ता खुल गया। It's fantastic, of course, the news we've had over the last few hours. It's great to see the faces of those men that we're going to bring home. We've got, of course, better food going to them now. We've got communications going to them now. सुरंग के नजदीक बन रही दाल और ये खिचड़ी जब 9 दिन बाद फंसे हुए मजदूरों के पेट तक पहुंची होगी तो किसी अमृत से कम महसूस नहीं हुई होगी। उनके लिए खिचड़ी भी तैयार कर दी गई है। ये आप देख रहे हैं कि ये खिचड़ी जो है इसी को ही किसी बॉटल के ज़रिए उसमें भरकर और फिर कंप्रेशर के ज़रिए उन तक पहुंचाया जाएगा। खिचड़ी भी बना है और चावल भी बने हैं। ये चावल भी आप देख रहे हैं बने हैं। इसी तरीके से रोटियां भी जाएंगी, ब्रेड भी जाएगा और जितना भी बड़ा खाना होता है जैसे केले हो गए, सेब हो गए, फ्रूट्स में ये भी भेजे जाएंगे। तो ये तैयारी लगातार चल रही है। देखिए ये पैकेट्स बनाए गए हैं, ये दाल है और ये क्या है? ये दलिया है सर। तो ये दलिया है और ये संतरे भेजे। जी संतरा। और क्या भेजने की तैयारी है? ये पानी की बोतलें हैं। अच्छा, पानी की बोतलें भेजी जाएगी। अच्छा। सूखे मेवे के सहारे आखिर कितने दिन काटे जा सकते थे, लेकिन अब मजदूरों को न सिर्फ गर्म खाना मिला बल्कि केला और सेब जैसे फल भी दिए जा रहे हैं। इसी पाइप के जरिए मजदूरों तक मोबाइल और चार्जर पहुंचाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। सुरंग के भीतर मुख्य दरवाजे से पहुंचने के अलावा पहाड़ की चोटी से पहुंचने की कोशिश हो रही है। भारी भारी मशीनें पहुंचाने के लिए पहाड़ की चोटी तक बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रास्ता बना रहा है। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता आपको तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि रास्ता कहां से बनाया जा रहा है। सामने ये टनल है जहां पर ये काम चल रहा है, जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन उसी के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे, सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो वो जगह है जहां पर ऑगर मशीन को वहां पर सेटअप करना है और इसी वजह से जो एक पैरेलल रोड थी वो वहां तक पहुंचा दी गई है और अब वो एक बेस, समतल बेस तैयार किया जा रहा है जहां पर ऑगर मशीन को वहां पर सेटअप किया जा सके, क्योंकि वही ऑगर मशीन है जो वहां से ड्रिल करना स्टार्ट करेगी। मनीष अगर आप इधर से दिखाइए, देखिए वहां से ड्रिल करना स्टार्ट करेगी और सीधे वर्टिकल वहां से नीचे आएगी इस टनल के अंदर और इस टनल के अंदर जहां पर वो लोग फंसे हुए हैं।
सुरंग के ठीक ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए अंदर जाने की कोशिश है और इसी कोशिश का हिस्सा बनकर सामने आई है ऑपरेशन टनल की 5वीं उम्मीद। पहाड़ की चोटी से ड्रिल करना बेहद जोखिम भरा काम है। वहां तक मशीन को पहुंचाना चुनौती भरा काम है और देखिए वो मशीनें मौके पर पहुंचने लगी हैं जिनके जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया की हार के ठीक बाद का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का था। हार के बाद उदास बैठे खिलाड़ियों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। कभी रोहित का हाथ थामे, कभी विराट का, कभी द्रविड़ को सराहते, मोहम्मद शमी को गले लगाते, एक अभिभावक की तरह एक एक क्रिकेटर से मिल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर तब की है जब टीम इंडिया के क्रिकेट वीर हताश और निराश होकर ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। हार के बाद अफसोस के समंदर में डूबे हुए थे। तब इन क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाने के लिए अचानक हिंदुस्तान के प्रधान ड्रेसिंग रूम पहुंचे। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। एक तरफ रोहित थे, दूसरी तरफ विराट थे। दोनों का हाथ थामे प्रधानमंत्री मोदी उन्हें समझा रहे थे, गार्जियन की तरह शाब्दिक सांत्वना दे रहे थे। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल दूंगा सबको। होता है। दोनों से मिलने के बाद टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ से भी मिले, उनका हौसला बढ़ाया। आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू। फिर रविंद्र जडेजा से उनका हालचाल पूछकर पीठ थपथपाई। खेलो ना पड़ दो। शुभमन गिल से मिलने के बाद उनकी नजर मोहम्मद शमी पर पड़ी। शमी को देखते ही पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया। बहुत अच्छा किया है। फिर जसप्रीत बुमराह से मजाक किया। तो गुजराती बोलते हो इसमें? थोड़ा कर दो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। फिर श्रेयस, सूर्या और कुलदीप यादव से मिलने के बाद केएल राहुल से हालचाल पूछा। चलिए, होता है। पीएम मोदी जब खिलाड़ियों से मिल रहे थे तब वहां गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। जाते जाते नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को दिल्ली आकर मिलने का न्योता भी दिया। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। प्रधानमंत्री मोदी मैच देखने के लिए मैदान में भी गए थे। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी भी दी थी, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी टीम इंडिया की हार की वजह प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। राहुल के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है। राहुल गांधी माफी मांगे। सियासत से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने हार से निराश खिलाड़ियों का जिस तरह हौसला बढ़ाया है, जिस तरह उन्होंने एक अभिभावक की तरह सांत्वना दी है, उसके संकेत बड़े हैं। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के आसपास का कॉरिडोर बनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के गलियारा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ही वृंदावन में भी 5 एकड़ के दायरे में कॉरिडोर बनेगा। इसकी जरूरत श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए महसूस की गई है। खासकर जन्माष्टमी का मौके पर यहाँ 10 से 15 लाख श्रद्धालु जुटते हैं। सरकार के गलियारा प्रोजेक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट का रास्ता साफ कर दिया। राजधानी दिल्ली से 177 किलोमीटर दूर मथुरा का बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन की कुंज गलियों में भक्तों की बेहिसाब भीड़। मौका त्योहार का हो तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं मिलती, लेकिन आम दिनों में भी यहाँ लाखों की संख्या में बांके बिहारी के दर्शन करने
श्रद्धालु पहुंचते हैं। आम दिनों में तकरीबन 1 लाख के करीब भक्त यहाँ पहुँचते हैं और जहाँ तक सप्ताह अंत की बात हो, शनिवार रविवार को ये आंकड़ा 2 से 3 गुना हो जाता है और किसी खास मौके पे यहाँ 4 से 5 लाख तक के भक्त पहुँचते हैं। और इन पतली गलियों से ये तमाम लोग यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है, आज से कुछ दिन पहले, कि इस भीड़ में भगदड़ मचने से कुछ भक्तों का दम घुटा। भक्तों को होने वाली इसी दिक्कत के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के आसपास गलियारा बनाने की योजना तैयार की, लेकिन गोस्वामी समाज को ये मंजूर न था, क्योंकि उन्हें लगा कॉरिडोर बनने से मंदिर परिसर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मंदिर के पैसे से किसी भी तरह का हाथ लगाने का मना कर दिया गया है कि सरकार किसी तरह से मंदिर के पैसे को इस्तेमाल नहीं करेगी। अगर फिर भी कॉरिडोर बनाना चाहे तो अपने पैसे से बनाए। ठाकुर जी की कुंज गलियां सारी नष्ट हो जाएंगी और ठाकुर जी को हमारे को कुंज बिहारी कहा जाता है। अगर हमारे ठाकुर जी की कुंज गलियां नहीं रहेंगे तो क्या ठाकुर जी को कॉरिडोर बिहारी बनाएंगे? अगर हमारी कुंज गलियां नहीं रहेंगी तो ब्रज को किस तरह से देखेगा फिर आदमी? आने वाली पीढ़ियां हमारी जो हैं वो ब्रज को किस तरह से देखेंगी? चौड़ी चौड़ी रोड, हाईवेज, ये तो बिल्कुल गलत है, ब्रज के स्वरूप में ही नहीं है। गोस्वामी समाज की दलीलों से हाईकोर्ट सहमत नहीं हुआ। उसका प्रमाण हाईकोर्ट के आदेश की ये कॉपी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बांके बिहारी मंदिर का गलियारा तो बनेगा। ये बहुत अच्छा फैसला दिया है माननीय हाईकोर्ट ने, जिसमें सभी पक्षों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इसमें किसी का कोई अहित नहीं हो रहा। कैसे विस्थापित करेगी, कैसे भूमि का कैसे करेगी व्यवस्था, किसका अतिक्रमण है, कैसे हटाएगी? जिन्होंने अतिक्रमण करने किया हुआ है वो जानेंगे या शासन जानेगा। गलियारा प्रोजेक्ट से दिक्कत गोस्वामी समाज के अलावा उन पंडे और पुरोहितों को भी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर के आसपास की दुकानों के मालिक हैं। अब सवाल है, गलियारा बनेगा तो कितनी दुकानें हटेंगी और कितने निर्माण दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे? बांके बिहारी मंदिर से सटी करीब 280 दुकानें हैं और 300 के आसपास घर। खासकर जुगलघाट और विद्यापीठ चौक पर सबसे ज्यादा दुकानें हैं। कॉरिडोर बनेगा तो दुकानदार तो कहाँ जाएंगे? दुकान तो हटी नहीं है। कह रहे कुंज गलियां रहनी चाहिए। कुंज गली तो खत्म ही हो जाएंगी। कॉरिडोर बनाने से सबका ही नुकसान है। कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने बेरोजगार होंगे। अच्छा, धंधा पानी बंद बिल्कुल रुकेगा। क्या कॉरिडोर आप गारंटी दे रहे हैं कॉरिडोर बनने के बाद में किसी कोई हादसा नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी मंदिर में? आप बताओ, सरकार से पूछो। सरकार दे रही है गारंटी कॉरिडोर बनने के बाद हादसा नहीं होगा, ये लिख के दे रही है सरकार। वैसे तो कृष्ण भगवान के मंदिर देश भर में हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में है। माना जाता है कि ये वही मूर्ति है जो अपने शिष्य स्वामी हरिदास को कृष्ण भगवान ने दिव्य दर्शन देने के बाद खुद भेंट की थी। यही वजह है कि बांके बिहारी मंदिर में रोजाना 4 से 5 लाख श्रद्धालु आते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन तो संख्या 15 से 20 लाख तक पहुंच जाती है। ठीक हमारे पीछे वहां पे देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी को बताऊंगा, आइए आपको कहूंगा, ये आपको दिखाएं। यहाँ पे देखिए, ये चप्पलों का ढेर है। वो जो डेली श्रद्धालु आते हैं उन श्रद्धालुओं की चप्पलें यहाँ छूटती हैं। 3-4 साल से ये माइक बज रहा है, लाइन में आए, मास्क पहन कर आए, चप्पल पहन कर मत आए। ये चप्पल देख लो, यहाँ रिकॉर्डिंग करना, उधर कौन सुनता है? और ये बाजा बजता रहता है, उसका दिमाग घूम जाता है हमारा रात होते होते। अब यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण होगा, जैसे काशी। खुश है, बहुत खुश है। कम से कम ये भीड़ कम हो जाएगी, ये जो हो रहा है ना वो कम हो जाएगा। महीना अगस्त 2022 का था। मंदिर में क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इसी हादसे के बाद गलियारा बनाने की मांग उठी। अनंत शर्मा और मधुमंगल दास की तरफ से सितंबर 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस वक्त हम वृंदावन की कुंज गलियों में ही हैं, जहां पे अब कॉरिडोर बनने वाला है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉरिडोर बनाने के लिए रास्ता साफ कर दिया है और राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। लेकिन इसी वक्त जब मैं इन गलियों में था तो शायद इनकी दुकान है, इनकी दुकान पे लिखा है उच्च गुणवत्ता वाजिब दाम। ये बताइए, गोस्वामियों को कोई ऐतराज तो नहीं है? किसी को कोई ऐतराज नहीं है। कॉरिडोर तो इस समय की मांग है, भीड़ इतनी बढ़ चुकी है, 50-50 लाख आदमी अब पर डे आ रहा है और
हर समय जाम और लोग बाग गर्मियों में बेहोश हो जाते हैं। नहीं तो आए दिन यहाँ घटना घट रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं। टॉयलेट की समस्या, बैठने की समस्या, यात्रियों की सोचो और कुछ मत सोचो। वृंदावन में कभी 12 वन थे। यमुना, ब्रिजराज और कुंज गलियां इसकी पौराणिक पहचान है। अब गलियारा बनेगा और भक्तों को बांके बिहारी के दर्शन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या कुंज गलियों का वो अस्तित्व बच पाएगा या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ड्रीम, डायमंड और डेस्टिनेशन, इन तीन का पता है गुजरात का सूरत। दुनिया भर के हीरा कारोबारियों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन अब ये बनने वाला है। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का देश भर के हीरा कारोबारियों में जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। यानी डायमंड बोर्स से गुजरात की सूरत अब और चमकने वाली है। पंद्रह माले की चमचमाती आलीशान बिल्डिंग, 81 मीटर ऊंची ये इमारत सूरत का डायमंड बोर्स है। इसमें हाईटेक दफ्तर हैं, 5 स्टार गलियारे हैं, शानदार एलईडी स्क्रीन्स हैं जिन पर बेशकीमती हीरों की नुमाइश हो रही है। मंगलवार को हाथों में बहुमूल्य हीरे जवाहरात से जड़ा कलश लेकर सूरत और मुंबई के कारोबारी यहां पहुंचे। भगवान गणेश की पूजा की और साथ ही हीरा कारोबार का श्री गणेश भी किया। 6 साल की मेहनत के बाद सूरत डायमंड बुर्स आज कार्यरत होने जा रहा है। आज सूरत डायमंड बुर्स के अंदर 135 ऑफिस अपना कारोबार सूरत डायमंड बुर्स से स्टार्ट करने वाले हैं। सूरत और मुंबई के 983 हीरा कारोबारियों ने इस इमारत में अपने दफ्तर खोले हैं। एक और खास बात, इस मेगा प्रोजेक्ट ने मुंबई के हीरा कारोबारियों के लिए नए विकल्प खोले हैं। सूरत डायमंड बोर्स की भव्यता देखकर कई हीरा कारोबारी तो मुंबई से सूरत शिफ्ट हो गए हैं। अभी यहाँ सूरत में हम लोग आए हैं, शिफ्ट हो गए हैं और ये जो इतना बड़ा बुर्ज जो बना है, ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा बुर्ज है। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग आए और देखें कि किस हिसाब से ये बनाया गया है। मुंबई के हीरा कारोबारी ऐसे ही सूरत के मुरीद नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोसेसिंग सेंटर सूरत में ही है। अब सूरत डायमंड बोर्स हीरे के कारोबार का सबसे बड़ा हब होगा। डायमंड बोर्स तो ये वर्ल्ड क्लास है। मैंने इतनी अच्छी किसी भी इंडस्ट्रीज की प्रेमाइसिस नहीं देखी है। यहाँ हमको रिजनेबल माल भी मिल सकता है, मैन्युफैक्चरर के साथ सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्राइस से हम कम्पीट कर सकते हैं। डायमंड इंडस्ट्री में कटिंग और पॉलिश यानी हीरों को तलाशने के काम में भारत का नाम है। दुनिया भर की ज्वेलरी में जड़े 90% से ज्यादा हीरे भारत में ही प्रोसेस होते हैं। डायमंड इंडस्ट्री से 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। सूरत डायमंड बोर्स में और भी खूबियां हैं जो इसे दुनिया में नायाब बनाती हैं। इसकी गवाह ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सूरत डायमंड बोर्स की है। दुनिया में सबसे बड़े और भव्य दफ्तर का कीर्तिमान बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पेंटागन के नाम था, वही पेंटागन जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है। सूरत डायमंड बोर्स का एरिया पेंटागन की तुलना में करीब 40,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। ऊंचाई 3 गुना से भी ज्यादा है और मंजिलों की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा। बड़ा फर्क ये है कि पेंटागन भवन 80 साल पुराना है।